उस वक्त तुमने इतना भी पढ़ाया सुना नहीं है? हाँ, उसकी सफाई में इतना कुछ कहने के लिए काफी नहीं? नहीं। क्यों? मुझे डर लग रहा। तो फिर छोड़ो। छोड़ो। आप मत कहना कि हमने अपने निर्णय पर फिर से विचार नहीं करना चाहा। तुम्हारे आग्रह पर ही हमने विचार करना चाहा, वरना हम तो निर्णय लिए गए। चलो। हाँ, चलो करो। हेलो। ये मंजूर, लेकिन एक चेतावनी में पहले दे देना। क्या? अगर मैंने उसका प्रतिनिधित्व किया, मैं तुम लोगों की दोस्ती का और अपने दिल का ख्याल नहीं करता। ठीक है, ठीक है। मैं ईमानदारी से उसका प्रतिनिधित्व बनने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है तुम तो बस यही रोक दिया जाए। से ईमानदारी से उसका प्रतिनिधित्व करने दो, तभी से हमारे विरोध में साथ दिखाइएगा। एक नजर उसकी किताबें देखना चाहता हूं। म्यूजिक कम कर दो। इसे किताबें देखी है? हाँ, कम कर दो। लेकिन किताबों में ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने मैंने रखा तो नौजवान, अगर तुम चाहो तो उन किताबों को साड़ी में सब अब नहीं तो इस बात अब हम ले रहे दोस्त। मतलब तुम्हारा चेहरा हो रहा है जैसा, और इसलिए तुम्हें क्या छोड़। अच्छा, हाँ, और तुम सरकारी वकील। सरकारी वकील? हाँ, और तुम? बाकी भूमिका मैं निभाऊंगा। ठीक तो फिर आप अदालत लगा देंगे। इसके बाद कानून के पहिए अपने आप चलते रहेंगे। कॉस्ट्यूम का हटने लूंगी। देखो मुझसे, वैसे तो तुमने देश को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी उम्र पर तरस आता है। इसलिए अब भी अगर तुम तप करने हिमालय चले जाओ तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। मेरा हिमालय तो यही है। हाँ, अगर आप सब लोग हिमालय चले तो मैं आपकी सेवा के लिए आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। क्या तुमने अपने बचाव के लिए कोई वकील रखा? इसे वकील की क्या जरूरत है? ये खुद का हिसाब वकालत करता रहा। साइलेंस! सच्ची वकालत। साइलेंस! हालांकि मुकदमा
देखने वालों की शिकायतों का इस मुकदमे से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी अदालत को जनता की प्रतिक्रिया जानने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए मैं अदालत से निवेदन करूंगा कि बीच बीच में जनता की आपत्तियों पर विचार करती चले और जनता की आपत्तियों को करने का ही हिस्सा बने। ये भी ठीक है, आखिर अभियुक्त जननेता रहा है। वैसे तो अदालत का अपना कायदा कानून होता है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो अपनी सफाई में सवालों और शिकायतों का जवाब दे सकते हो। क्या अदालत तुम्हारे लिए वकील सफाई का इंतजाम कर दे? हृदय को किसी वकील की आवश्यकता है। झूठा अभियोग अपने झूठे पद के कारण कभी सिद्ध नहीं। ये तो अपने अपने दृष्टिकोण की बात है। खैर, पुराने वकील होने की हैसियत से अदालत तुम्हें अपनी पैरवी करने का भी अधिकार देती है, क्योंकि हम तुम्हें बाद में यह कहने का अवसर नहीं देना चाहते कि तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। इससे पहले भी समय अशरफ उस पर आरोप करते रहे, लेकिन तब मैंने उनका जवाब देना उचित है, क्योंकि मेरा मानना है कि झूठ का कोई जवाब न देना ही चाहिए। इस बार मेरे विचारों और सिद्धांतों को लेकर मेरे ऊपर लगाया गया, इसलिए मैं इस विशेष सजा का लाभ उठाने का सरकारी वकील साहब के पास अभियोगों की पूरी सूची है। यस मैडम, मुकदमा शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मैं इतिहासकार महोदय को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। ये मेरे पहले और आखिरी गवाह। इतिहासकार महोदय, कटघरे में आने की कृपा करें। पहले ये बताइए कि आप इतिहासकार हैं, आपके इतिहास प्रकाशित भी हुए। आपकी नई पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि अदालत के सामने आपकी विश्वसनीयता प्रमाणित हो जाए। मैं समझता हूँ आप मुल्जिम को जानते हैं। कब से? किसके जन्म से? अपने जन्म से या फिर इसके जन्म से? कैसे? इतिहासकार होने के नाते मैं इसकी हरकत जन्म से लेकर अब तक की हर गतिविधि का लेकिन क्यों? क्योंकि कोई माने या ना माने, आपका अभियुक्त पिछले कई वर्षों से इस देश का ही नहीं बल्कि विश्व का कलयुग कर दिया है। इसने जनता को जागृत किया है, राजनीतिक घटनाओं का रूप और मार्ग निर्धारित किया। आज हमारा देश है इसके यश अपयश का हम मानते हैं। संक्षेप में इसका परिचय दी। इसका जन्म अदालत का ख्याल है कि मुल्जिम के बचपन और जवानी, पढ़ाई लिखाई और ब्याह शादी से इस मुकदमे का कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए उसके सार्वजनिक जीवन में आने से पहले का विवरण छोड़ दिया था। लेकिन माय लॉर्ड, मनोविज्ञान बात अभी हमारे पास समय नहीं है। हाँ, तो संक्षेप में इसके सार्वजनिक जीवन का परिचय दी। 1893 में ये मुस्लिम कंपनी का काम स्वीकार कर दक्षिण अफ्रीका चला गया। वहाँ इसने अपने देशवासियों के प्रति दिखाए जाने वाली पेशा का अध्ययन किया। 13 साल बाद इसने पहली बार भारतीय प्रवास संबंधी एक कानून के विरोध में सत्याग्रह किया। फिर तो सत्याग्रह किए जाने के आरोप में एक बार गिरफ्तार भी करा। माय लॉर्ड, इस बात से यहाँ कोई इनकार नहीं करेगा कि प्रथम महायुद्ध से पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने देशवासियों के साहसी नेतृत्व के कारण इसका बड़ा नाम हुआ। अपने सादा जीवन, निस्वार्थ कार्य और त्याग के कारण इसने वहाँ अपने देश का सर ऊंचा किया और इसके जीवन का सिर्फ यही एक ऐसा अध्याय है जिस पर हम सभी को गर्व है। गुस्ताखी माफ माय लॉर्ड। मेरे दोस्त सरकारी वकील साहब ने मेरे मौके की शान में उसे सुनकर मेरी आंखों में खुशी की आंसू जनाब दोस्त के लिए मैं मानता हूँ जिस प्रकार इन्होंने मेरे मौके की
सराहनीय प्रशंसा की। एक वकील क्या यह व्यक्ति का आदर्श होना चाहिए। इन अपने जनाब दोस्त से एक प्रश्न मान लीजिए यह अदालत यहाँ ना होकर दक्षिण अफ्रीका में होती भाई हम कैसे मान लें कि हमारे सिर पर सींग है? हाँ, तो आप कह रहे थे कि अगर ये अदालत दक्षिण अफ्रीका में होती और आप हमारे देशी भाई ना होकर वहाँ की कोई सरकार के कोई कारिंदे होते तो क्या आप अभियुक्त की ऐसी सराहनीय प्रशंसा करते? नहीं है ना? आखिर वकील सफाई इस असंगत प्रश्न से तो क्या करना था? माय लॉर्ड, मैं बस ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि मेरा वकील हिंदू होने से पहले भारतीय और भारतीय होने से पहले मनुष्य ये सारी मानव जात से प्रेम करता है और अन्याय और अत्याचार करता है। ख्याल है आप बचाव आपकी नियुक्ति कब हुई? अभी थोड़ी देर है। इतनी जल्दी आपने इस मुकदमे की तैयारी करो। मैं और मेरा वकील जीवन भर साथ हैं, इसलिए मैं इसके हर विचार से बचा। आपने ये मुकदमा स्वेच्छा से किया? अदालत मुल्जिम से भी यह जानना अपना कर्तव्य समझती है कि क्या वो अपने वकील की सफाई से सहमत है, और अगर नहीं तो अदालत दूसरे वकील का भी इंतजाम कर सकती है। अदालत फिर ये सवाल नहीं उठाएगी। मैं अपने वकील से पूरी तरह से खुश हूं। सरकारी वकील साहब अपने गवाह का बयान जारी रखें। हाँ, तो जब ये स्वदेश लौटा तो क्या हुआ? उन दिनों ये राजनीति के नाम होता एक समाज सुधारा से था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसके कामों को देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर इसके तत्व ज्ञान का क्या अभिप्राय है। क्योंकि इसने अपने हर भाषण और लेख में उन क्रांतिकारियों को बुरा भला कहा जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में लगे हुए थे। इतिहासकार महोदय जरा साफ साफ बताइए कि इसने कहा क्या कहा? लॉर्ड, सबसे पहले इसने उन्हें अराजक कहा। अराजक? माय लॉर्ड, आपने गौर किया कि शब्द का प्रयोग विदेशी शासक ही क्रांतिकारियों के लिए किया करते हैं। हाँ, और क्या क्या? एक विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए ये बोला, देश में अराजक दल बनने का कारण केवल उतावलेपन का नशा है। ये बोला, अगर मुझे इनसे मिलने का अवसर प्रदान हो तो मैं साफ साफ कह दूं, भाइयों, देश में आपकी अराजकता के लिए बहुत जगह है। अदालत गवाह के बयान पर ध्यान दे। हाँ। और इसने कहा, क्या किसी की जान लेना कोई अच्छा काम है? ऐसी हत्या करने पर जो मृत्यु दंड मिलता है, क्या उसे किसी खतरनाक गवाह को माना जा सकता है? क्योंकि कोई भी धर्मग्रंथ ऐसे कदम उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। देवियों और सज्जनों, सुना आपने? जिन महान देशभक्त क्रांतिकारियों की वजह से विदेशी शासक और उनके पिट्ठों के पांव उखड़ गए, उन्हें अभियुक्त ने सामान्य हत्यारा कहा। हाँ, और क्या कहते? कि बम फेंकने वाला उसका षड्यंत्र करता है, वो बाहर निकलने से डरता है और अपने पकड़े जाने पर दंड भोगता है। दिग्भ्रमित उत्साह। अदालत अभियुक्त के हर शब्द पर विचार करे। इतिहासकार होने के नाते आपका क्रांतिकारियों के बारे में अपना ध्यान। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल इसके प्रयत्नों से मिली है, वो आखिर कभी नहीं बल्कि इतिहास को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलॉर्ड, अगर आप गवाह से कुछ पूछना चाहें। आप बता सकते हैं अभियुक्त ने अराजक शब्द की शब्द में कहा? अराजक के लिए अराजक का अर्थ राजद्रोही होता है ना? क्या इसी अर्थ में मेरे वकील ने अपने आप को भी अराजक नहीं कहा? हाँ, वकील ने अपने आप को भी अराजक कहा। यस माय लॉर्ड, लेकिन तोड़ फोड़ और मार काट करने वालों के रूप में नहीं। माय लॉर्ड, उन दिनों मेरा वकील भी विदेशी शासन के खिलाफ प्रचार कर रहा था। तो इसने विदेशी शासन के विरुद्ध प्रचार करने वाले हर शख्स को अराजक माना। यस माय लॉर्ड। आगे बढ़िए। इस सभा का आपने शुरू में हवाला दिया, क्या उसी में मेरे वकील ने अराजकों के स्वदेश प्रेम के बारे में कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा था?
इस देश प्रेम का कायल हूँ। मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो देश के लिए हंसते हंसते मर मिटने को तैयार रहते हैं। हाँ, लेकिन साकेत ने यह भी कहा कि अराजकता की रक्षा हमारे शास्त्रों के देश में उनके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन क्या इसने समय समय पर यह नहीं कहा कि क्रांतिकारियों की वीरता मुझे प्रभावित करती है? हाँ, लेकिन इसने यह भी कहा था कि उनका उत्साह गलत दिशा में। इसने ये जरूर कहा कि क्रांतिकारी देशभक्त अराजक की जगह क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं। क्या मेरे वकील ने किया? अदालत जवाब जवाब पर दो तेरे ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। अदालत को ऑब्जेक्शन की कोई वजह दिखाई नहीं देती। वकील सफाई अपनी जगह जारी रखें। जी आगे बढ़िए, आगे से। इसने कहा कि उनका देश प्रेम अंधा है। उन्होंने गलत ढंग से अपने प्राणों की आहुति दी है। इसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन क्या इसने समय समय पर यह नहीं कहा कि क्रांतिकारियों की वीरता और उनसे मैं प्रशंसा करता हूँ? हाँ, इसने उनकी प्रशंसा की। लेकिन क्या समय समय पर इसने ये नहीं कहा कि क्रांतिकारियों में आत्मविचार और वीरता पराकाष्ठा पर थी? हमारा अलग अलग दृष्टिकोण होने पर भी हमारा ध्येय एक है। हाँ, लेकिन दबाव में आकर जनता के अपने कुछ अनुयायियों को मैं सत्य को पेश करता हूँ। सत्य को लाखों लोगों के जीवन से बढ़कर मानता हूँ। अपने भीतर की आवाज, सत्य की आवाज के अनुसार चलता हूँ। एक था सबसे बड़े साम्राज्य से लोहा लेने की हिम्मत रखता हो तो व्यक्ति किसी की छोटी प्रशंसा करेगा। हंसी आती है भाई लॉर्ड, हंसी आती है। लेकिन क्रांतिकारियों की तो अपनी ही नीति थी और मुझे लगता है कि वो हर दृष्टि से ठीक थी कि पराधीन राष्ट्र को विदेशी विजेता के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। युद्ध युद्ध हथियारों से युद्ध है ना? जी हाँ। क्या क्रांतिकारियों के पास विदेशी शास्त्रों से लड़ने के लिए काफी हथियार थे? नहीं, लेकिन वो उन्हें पाने की कोशिश कर रहे थे। बल हो रहे थे। चीज का अंतर ऐसा भी कहा जा सकता और है। ऐसे में जो हथियार सबके पास था, जनमत का हथियार, सिर्फ ना कहने का हथियार, क्या उसका प्रयोग चलाते थे? आई नो, मेरा मोती अहिंसक प्रयोग में सारे देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि इसका मानना है कि एक अहिंसा की वीरता ही ऐसी वीरता होती है जो हंसते हंसते फांसी पर झूल जाने के लिए प्रेरित करती है। और आपका ख्याल है कि इससे अत्याचारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है? ऐसा मेरे वकील ने इससे यही तो साबित किया। इसने अत्याचार का विरोध किया, अत्याचारी का। इसने कहा कि विदेशी शास्त्रों से इस देश को निकाल देने की जरूरत नहीं है। वो भी दूसरी अल्पसंख्यक जातियों की तरह इस देश में रहकर देश सेवा में योगदान दे सकते हैं। वो कहानियां बता रहे हैं। तो हमने लोग भी कैसे सकते हैं? मैंने पहले कहा था कि इसे किताबें मत देखने दो। ठीक है, तुमने कहा था, लेकिन उन किताबों में ऐसा कुछ था ही नहीं। नहीं था तो अब कहां से आ गया? हो सकता है सर, आप बिल्कुल नहीं। हो हो सकता है तो छोड़ो। अब ये बताओ कि आगे क्या करना है? लोगों की सूची भी समाप्त नहीं की। ठंडे दिमाग से मुकदमा लड़ो। ये तो बड़ी बातों में आ गया। माय लॉर्ड, विदेशी शासक शक्तिशाली थे, इसलिए उनसे इसने स्नेह किया। पर जहां ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता था, वहां इसने अपने से मतभेद रखने वाले लोगों को जड़ से ही नष्ट कर देना चाहा। इतिहासकार महोदय, आपको याद है कि अभी युद्ध में एक महान देशभक्त के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर क्या कहा? 31 जनवरी 1939 को जब वो दूसरी बार राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उन्होंने कहा, उनकी जीत ही मेरी हार है। अदालत मुल्जिम से जवाब तलब करना चाहती है। मुल्जिम, क्या तुमने उनकी जीत पर दुख किया? मैंने उनका समर्थन किया। मैंने 2 बार अध्यक्ष बनने से दूसरी बार भी वे अध्यक्ष बनने के लिए विजयी हो गए। मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि संगठन जिनका मैं और देखिए माय लॉर्ड, उनका हृदय कितना विशाल। वे बोले
कि अगर मैं इस देश के महान व्यक्ति का विश्वास हो बैठा तो मेरे लिए औरों का विश्वास पा जाना बहुत है भाई। जहाँ मैंने उनके उम्मीदवार की जाहिर ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? से मतभेद होने पर ये तो मैं मानता ही था। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए दुख और कष्ट उठाए। ये भी कहता था कि जन्म जात देता है और देश तुम्हारे और उनके बीच कितनी बातों का मतलब है? उनके घोषणा पत्र में दिए गए तथ्यों से मैं सहमत हूं। वो तथ्य क्या थे? उनका विदेशी शासकों को अल्टीमेटम देने का विचार। मेरा कहना था कि अभी ये समय आया नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा हिंसक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश नहीं था और अहिंसक आंदोलन चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन तुम्हारे तो अन्य लोगों से भी कई बातों पर मतभेद थे। हाँ, बहुत से लोग अल्टीमेटम देने के पक्ष में थे। तो फिर तुमने बहुमत का आदर क्यों किया? बहुमत व्यक्ति के विचार का दमन नहीं करता और कभी-कभी व्यक्ति की राय बहुमत से ज्यादा महत्व रखती है। ये लोग